स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। कभी कभी समाचारों में चर्चित चीन+1 रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए गठित एक सैन्य गठबंधन। बी. आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने वाली कंपनियों के लिए एक वैश्विक आर्थिक रणनीति। सी. वैश्विक मामलों में चीनी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा बनाया गया एक राजनीतिक गठबंधन। या डी. चीन की इंटरनेट अवसंरचना को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल नीति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन+1 रणनीति आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने वाली कंपनियों के लिए एक वैश्विक आर्थिक रणनीति है जिसे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विनिर्माण, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता के जवाब में अपनाया है। इस रणनीति का उद्देश्य किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करना है, जो विशेष रूप से भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण हो सकता है। अतः विकल्प बी सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAS GS फाउंडेशन कोर्स के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आरंभ हो चुका है और अंग्रेजी माध्यम का बैच 12 दिसंबर शाम 6 बजे से शुरू होगा। हमारा पता है C 171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा, सेक्टर 15 नोएडा मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311 406 440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पी तरंगे वह तरंगे हैं जो तीव्र गति से गमन करती हैं तथा ठोस और तरल दोनों परतों से होकर गुजर सकती हैं। 2. बेनिओफ क्षेत्र अभिसारी सीमाओं पर एक अवतल प्लेट के चारों ओर भूकंपीयता का क्षेत्र है। यह पृथ्वी के मेंटल के अंदर तक फैले हुए हैं जो अवतलन प्लेटों के विस्तार को दर्शाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पी तरंगे वह तरंगे हैं जो तीव्र गति से गमन करती हैं तथा ठोस और तरल दोनों परतों से होकर गुजर सकती हैं। अतः कथन 1 सही है। बेनिओफ क्षेत्र अभिसारी सीमाओं पर एक अवतल प्लेट के चारों ओर भूकंपीयता का क्षेत्र है। यह पृथ्वी के मेंटल के अंदर तक फैले हुए हैं जो अवतलन प्लेटों के विस्तार को दर्शाते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, नेबुलर परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे इमैनुअल कांट ने दिया था और लाप्लास ने संशोधित किया था। 2. इसमें माना गया कि यह ग्रह सूर्य से जुड़े एक पदार्थ के बादल द्वारा निर्मित है जो धीरे धीरे घूर्णन कर रहा था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेबुलर परिकल्पना इमैनुअल कांट द्वारा दी गई थी और लाप्लास द्वारा संशोधित की गई थी। अतः कथन 1 सही है। इसमें माना गया है कि ये ग्रह सूर्य से जुड़े एक पदार्थ के बादल द्वारा निर्मित है जो धीरे धीरे घूर्णन कर रहा था। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1950 में रूस में ओटो शिम्ट और जर्मनी में कार्ल वेईजास्कर ने नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया। साथ ही उनका मानना था कि सूर्य एक सौर नेबुला से घिरा हुआ है जिसमें अधिकांशतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण मौजूद है। अगला प्रश्न है, अंगामिस, रिंग मास और कोन्याक जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? ए ओडिशा, बी नागालैंड, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नागालैंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंगामिस, रिंग मास और कोन्याक जनजातियां पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड की मूल निवासी हैं। नागालैंड में 17 प्रमुख जनजातियां और कई उप जनजातियां हैं जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग रीति रिवाज, भाषाएं एवं पहनावा है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। यह अपने विविध जातीय समूहों के लिए जाना जाता है और इसने नागा मिर्च और नागा वृक्ष टमाटर जैसे उत्पादों हेतु मान्यता प्राप्त की है और भौगोलिक संकेत स्थिति के तहत संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक 90 ईस्ट रिज एक भूकंपीय रिज है जो 90 डिग्री अक्षांश पूर्व के साथ संरेखित है, जिससे हिंद महासागर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित होता है। 2. इस रिज का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के कैरगुएलन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने के कारण हुआ। 3. यह पर्वतमाला मुख्य रूप से ओशियन आइलैंड थोलोइड से बनी है, जो एक प्रकार की उपक्षारीय बेसाल्ट चट्टान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 90 ईस्ट रिज एक रैखिक भूकंपीय रिज या कटक है। इसका नाम 90 डिग्री अक्षांश पूर्व के साथ इसके लगभग समानांतर संरेखण के कारण रखा गया है, अतः कथन 1 सही है। 90 ईस्ट रिज के उत्तरी भाग में विशाल ज्वालामुखी है, दक्षिणी भाग ऊंचा और सतत है तथा मध्य भाग में छोटे समुद्री पर्वत एवं सीधे खंड शामिल है। जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, अर्थात इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी, जिसके परिणाम स्वरूप रिज का निर्माण हुआ, अतः कथन 2 सही है। 90 ईस्ट रिज मुख्य रूप से ओशियन आइलैंड थोलोइड से बना है, जो एक प्रकार की उपक्षारीय बेसाल्ट चट्टान है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टार टॉर्टॉइस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक होने के साथ उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत तथा श्रीलंका के शुष्क घास के मैदानों एवं सवाना क्षेत्रों में मिलता है। 2. इसे IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत सुभेद्य श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडियन स्टार टॉर्टॉइस भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक होने के साथ उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत तथा श्रीलंका के शुष्क घास के मैदानों एवं सवाना क्षेत्रों में मिलता है, अतः कथन 1 सही है। यह IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध है, अतः कथन 2 सही है। बता दें कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार स्टार टॉर्टॉइस का 90% व्यापार इंटरनेशनल पेट मार्केट के हिस्से के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें न्याय, शांति और समानता के आधार के रूप में मानवाधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। 2. वर्ष 2006 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अपने 47 सदस्य देशों के माध्यम से वैश्विक मानवाधिकार संरक्षण को बढ़ावा देती है। 3. भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला मानवाधिकार दिवस न्याय के आधार के रूप में मानवाधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालता है, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2006 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अपने 47 सदस्य देशों के माध्यम से वैश्विक मानवाधिकार संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, अतः कथन 2 सही है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हिंद महासागर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के जवाब में गठित क्वाड को 1 दशक की निष्क्रियता के बाद वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया था। 2. क्वाड के पास एक औपचारिक संगठनात्मक संरचना और एक स्थायी निर्णय लेने वाला निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड एक रणनीतिक मंच है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। क्वाड की उत्पत्ति वर्ष 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद हुई, जहां अमेरिका, जापान, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय सहायता प्रदान की थी। इसे औपचारिक रूप से वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 2008 में यह निष्क्रिय हो गया था। वहीं चीन के प्रभाव के प्रति क्षेत्रीय दृष्टिकोण में बदलाव के बीच वर्ष 2017 में इस समूह को पुनर्जीवित किया गया और वर्ष 2021 में इसका पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ। अतः कथन 1 सही है। यह शिखर सम्मेलनों, संयुक्त सैन्य अभ्यासों एवं आर्थिक पहलों के माध्यम से कार्य करता है। हालांकि यह एक सामान्य बहुपक्षीय संगठन की तरह संरचित नहीं है।
और इसमें सचिवालय तथा कोई स्थायी निर्णय लेने वाली संस्था का अभाव है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही परियोजना नमन और संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। बी. रक्षा प्रतिष्ठानों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं। सी. भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण। डी. आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परियोजना नमन और संबंध भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण और सहायता पर केंद्रित पहल है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिक के लिए पेंशन सेवाओं को सरल बनाना, जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा पेंशन संवितरण जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। यह परियोजना संबंध एक व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट है जो भूतपूर्व सैनिकों को आसानी से शिकायत दर्ज करने और उसका समाधान करने में मदद करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल शहीद सैनिकों के बलिदान को याद करना है, बल्कि उनके परिवारों, विशेष रूप से युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों और युद्ध विधवाओं के योगदान को भी याद करता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड और दया याचिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का संविधान स्पष्ट रूप से मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित नहीं करता है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत कोई भी अपराधी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है। 3. राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में क्षमा प्रदान करने का अधिकार है जहां सजा सेना न्यायालय द्वारा दी गई हो। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और अन्य विशेष विधियों के विभिन्न प्रावधानों द्वारा शासित है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है, अतः कथन 1 सही है। भारत में संवैधानिक ढांचे के अनुसार राष्ट्रपति के पास दया याचिका एक दोषी का अंतिम संवैधानिक उपाय है, जिसका अनुरोध वह तब कर सकता है जब उसे किसी न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। वहीं एक दोषी भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है। यह शक्ति उन सभी मामलों में निहित है जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के रूप में जानी जाने वाली संधि की पुष्टि करके कोई राज्य WHO का पूर्ण सदस्य बन सकता है। 2. विश्व स्वास्थ्य संगठन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका है। 3. विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है और इसमें केवल यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के रूप में जानी जाने वाली संधि की पुष्टि करके कोई राज्य WHO का पूर्ण सदस्य बन जाता है, अतः कथन 1 सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन में सबसे बड़ा योगदान करता है, अतः कथन 2 सही है। WHO में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा है और इसमें केवल यूरोपीय देशों के ही नहीं बल्कि सभी WHO सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कलकत्ता सत्र में गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 2. देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों का उदय भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।